आज भी हम लोग जो आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। और आज आपके सामने इस प्रकार की सवाल है। एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली in 6 hours, 8 hours, and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? एक्स वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटा, 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है। सभी को कार्यों को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें न्यूनतम कितने समय लगेगा? चलिए, जैसे सवाल में दे रखा है तो उस हिसाब से मैं यहीं पे लिख रहा हूं। जैसे कि 3 व्यक्ति है, एक हो गया है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। और ये लोग इंडिविजुअली एक काम को खत्म करने के लिए, एक काम को समाप्त करने के लिए कितना घंटा लेते हैं ना? एक्स लेता है 6 घंटा, ऐसा लिखेंगे, और वाई लेता है 8 घंटा, ऐसा लिखेंगे, और जेड लेता है 8 घंटा, उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे अगर लिखने के लिए शायद आपको कहीं अगर कंफ्यूज हो रहा होगा कि ऐसा क्यों लिख दिए, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जैसे कि टोटल वर्क, जैसे कि वर्क बराबर क्या होता है ना? मेन इंटू डे। वर्क बराबर मेन इंटू डे होता है, यानी आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या बराबर कुल काम, टोटल काम होता है। बस मैं उस आधार पर लिखा। एक्स यहां व्यक्ति है और 6 यहां हो गया घंटा या दिन, जो भी है, यहां घंटा लगा तो घंटा है। तो आदमी गुणा समय दैट इज इक्वल टू, ये हो गया काम। उसी तरह y गुणा 8, ये भी हो गया काम। उसी तरह z गुणा 8, ये भी हो गया काम। जब ऐसा अलग 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 काम रहता है तो हम लोग एक कुल काम को निकालने के लिए, टोटल काम को निकालने के लिए ये तीनों काम का हम एक ले लेंगे एलसीएम। तो चलिए यहां एलसीएम लेते हैं हम लोग 24 वर्क, यानी टोटल काम हो गया 24। ये 24 में कैसा लिया? ये जो देखो, जो संख्या दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है, दूसरा 6 दिख रहा है। इन दोनों में से जो बड़ा है उसी का टेबल ले लेंगे। जैसे कि 8 एकम 8, तो 8 तो 6 के द्वारा नहीं कटेगा। 8 दूने 16, 16 तो 8 के द्वारा कटेगा लेकिन 6 के द्वारा नहीं कटेगा। 8 तिया 24, तो 24 जो मैंने लिया ये 6 के द्वारा भी कट जाएगा, 8 के द्वारा भी कट जाएगा। इसलिए यहां में एलसीएम कितना लिया ना? एलसीएम लिया मैंने 24। और ये जो 24 मैंने लिया एलसीएम, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब ये ऐसा पढ़ेंगे, एक्स 6 घंटा में 26 काम करेगा, वाई 8 घंटा में 26 काम करेगा, जेड 8 घंटा में 26 काम करेगा। मतलब तीनों के लिए काम हो गया कॉमन। अभी एक्स अगर 6 घंटे में 24 काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा ना? 24/6, तो कितना आ जाएगा? 4 काम। या 6 के साथ कितना गुणा करेंगे तो 24 होगा, 6 के साथ 4 गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी तरह y अगर 8 घंटे में 24 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा ना? 3 काम, यानी 24/8 इज इक्वल टू 3। उसी तरह ये भी जेड भी 1 घंटे में करेगा 3 काम। क्लियर हो गया यहां तक? फिर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आगे लाइन थोड़ा पढ़ते हैं।
However, only one person at a time can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. हर घंटे में एक व्यक्ति ही काम करेगा, वो कह रहा है। Only one person at a time can work in each hour. यानी हर घंटे में एक व्यक्ति करेगा काम, और वो व्यक्ति अगला 1 घंटे में नहीं करेगा, मतलब तुरंत 1 घंटे कंप्लीट होने के बाद अगला जो 1 घंटे उसमें काम नहीं करेगा वो, यही कह रहा है। कंजिक्यूटिव आवर्स में वो काम नहीं कर सकता। नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंजिक्यूटिव आवर्स। चलिए अभी ये जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं। अभी देखते हैं। एक्स 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? ना 4 काम कर रहा है। उसके बाद एक्स नहीं करेगा, उसके बाद करेगा वाई, क्योंकि ऐसा ही लिखा गया है। वाई 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? देखिए तो ना 3 काम कर रहा है। फिर चलो फिर उसके बाद ले रहे हैं जेड ले रहे हैं। जेड 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? ना 3 काम कर रहा है। क्लियर? 4 3 7 3 10 काम हो गया। और भी आगे बढ़िए, उसके बाद फिर एक्स को ले रहे हैं। एक्स 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। फिर वाई 1 घंटे में करेगा 3 काम। फिर जेड 1 घंटे में करेगा 3 काम। फिर देखिए कितना हो गया, टोटल काम हो गया इधर टोटल काम हो गया 20 काम। और कितना काम बचा है? टोटल देखिए यहां है 24 काम, तो यहां हम लोग 20 काम करा चुके हैं और 4 काम बचा हुआ है। मतलब कौन करेगा? एक्स करेगा। इधर थोड़ा सा स्पेस नहीं हो रहा है, चलिए मैं दोबारा इसको थोड़ा हटा के लिख रहा हूं, नहीं तो यहीं पे कहीं लिख देता हूं। एक्स 1 घंटे में करेगा 4 काम। अभी जोड़िए, टोटल हो गया इधर कितना काम हो गया? इधर टोटल देखिए, इधर टोटल हो गया, मैं यहीं पे लिख देता हूं 24 वर्क। और इधर देखिए टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पे लिख दे रहा हूं 7 आवर्स लिख रहा हूं। तो टोटल काम हो गया 24 और टोटल टाइम टेकन हो गया 7 आवर्स। ठीक है, यानी टोटल 24 काम को खत्म करने के लिए कितना घंटा लग रहा है? 7 घंटा लग रहा है। क्या ऑप्शन में ऐसा सवाल है? ऑप्शन में कोई है क्या ऐसा? ऑप्शन में देखिए डी में दिख रहा है, ये देखिए डी में 7 आवर्स लिख दिया है, आया ना? लेकिन थोड़ा सा देखिए आगे वाला क्वेश्चन में, आगे वाला सेंटेंस को पढ़िए। वो लिखा है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। जब ये सेंटेंस लिख दिया, मिनिमम एक वर्ड ऐसे लिख दिया, मिनिमम लिख दिया, हमारा दिमाग में फिर एक कंफ्यूज डाल दिया। क्या ये मिनिमम टाइम नहीं है क्या? अभी जो आंसर आया, क्या ये मिनिमम टाइम नहीं है क्या? ऐसा ही कंफ्यूज डाल दिया। तो चलिए फिर ढूंढते हैं, क्या इससे भी कम समय लग सकता है क्या? तो तरीका फिर ढूंढते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं और एक तरीका ढूंढते हैं, देखते हैं कहीं 7 घंटा से भी नीचे लग जाने वाला कोई है क्या ऐसा? देखते हैं। एक्स 6 घंटा, वाई 8 घंटा, जेड 8 घंटा, टोटल काम हो गया 24। बस यहां तक मैं लिख लिया। अभी दूसरे कंडीशन में मैं करूंगा।
चलिए मैं यहीं पे ले रहा हूं x। x 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 4 काम। फिर उसके बाद मैं ले रहा हूं y। y 1 घंटे में कितना काम करेगा? ना 3 काम करेगा। हम लोग जो ले रहे थे z, अभी z को नहीं लेंगे, अभी फिर x को लेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी हमको ऐसे लिख के दिया है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटा तो नहीं कर सकता है। तो देखो x के बाद y किया, तो y के बाद फिर हम दोबारा x को भी तो ले सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए x तो लगातार 2 घंटा नहीं कर रहा है, यानी y के बाद कर रहा है, तो हम यहाँ x को भी ले सकते हैं। x फिर देखो 1 घंटा में 4 काम करेगा, y उस हिसाब से 1 घंटा में करेगा 3 काम, तो कितना हो गया? 14 काम हो गया। फिर आगे चले, फिर x करेगा 1 घंटे में 4 काम, फिर y करेगा 1 घंटे में 3 काम, 21 काम हो गया। 21 काम टोटल हो गया। और कितना काम बचा? और 3 काम बचा। 3 काम कौन करेगा? ना 3 काम करेगा x। अभी यहीं पे देखिए मैं लिख रहा हूं x 4 काम करता है। वही x 4 काम करने में कितना घंटा समय लेता है? 1 घंटा समय लेता है। ठीक है, तो 1 काम करने में कितना घंटा समय लेगा? 1/4। तो 3 काम करने में कितना घंटा समय लेगा? ना 3/4। समझ में आ गया? यानी x 3 काम करने के लिए, x 3 काम करने के लिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, तीन काम करने के लिए लेगा 3/4। 3/4 समय लेगा। ठीक है, अभी जरा गिनते हैं। ये देखिए टोटल काम कितने हो गया? देखिए तो इधर टोटल काम हो गया 24 काम, और इधर टोटल टाइम देखिए तो कितना हो गया? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 घंटा तो आ गया। उसके बाद 3/4, 3/4, ठीक है, 3/4 घंटा है। लेकिन उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इस 3/4 को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। 3/4 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 गुणा कर दीजिए, यानी 4 से 60 कटेगा 15, 15 या 45, दैट इज इक्वल टू 6 घंटा 45 मिनट। 6 घंटा 45 मिनट, ये आ गया। ठीक है, 6 घंटा 45 मिनट। इससे पहले जो हम सॉल्व किए थे उसमें कितना घंटा आ गया था? उसमें लग रहा था 7 आवर्स लग रहा था, ये वाला आ रहा था 7 आवर्स। और अभी जब हम लोग कंडीशन को थोड़ा सा बदलाव कर दिए, मतलब इसमें जेड को ही लिए नहीं, तो इसमें हम देख रहे कि आंसर आ गया 6 घंटा 45 मिनट। तो इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6 घंटा 45 मिनट है। तो इसलिए सी होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहां लिखा था ना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, उस हिसाब से होगा 6 घंटा 45 मिनट। क्लियर? चलिए आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। A father said to his son, 10 years back I was as old as you are now. My present age is 4 times your age 10 years back. If the sum of the present ages of the father and the son is 130 years, what is the difference of their ages? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा,
n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु की 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 130 वर्ष है तो उनकी आयु में कितने अंतर है? बस यही सवाल है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। जनरली इस टॉपिक से जो सवाल आता है ना, हम लोग एक टेंस को यूज करते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बस उसी को हम यूज करेंगे यहाँ और देखते हैं, फिर आगे बढ़ के देखते हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए, एक पास्ट सेंटेंस में है और दूसरा प्रेजेंट सेंटेंस में है, यानी पास्ट और प्रेजेंट को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं यहीं पे लिख रहा हूं पास्ट और यहीं पर लिख रहा हूं प्रेजेंट। यानी इस क्वेश्चन में, यानी इस पूरी स्टोरी में 2 कैरेक्टर है, एक है पिता, दूसरा है पुत्र, फादर और सन। तो हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं फादर के लिए F लिख रहे हैं और सन के लिए S लिख रहे हैं। सन के लिए कितने लिख रहे हैं? S लिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है n वर्ष पहले, मतलब एक पिता ने अपने पुत्र को कह रहा है, मान के चलो सपोज कुछ समय के लिए मैं ही पिता बन जा रहा हूं और मैं अपने पुत्र को इंडिकेट करके कह रहा हूं n साल पहले मैं वर्तमान में मेरे पुत्र की आयु जितना भी है n साल पहले मेरा आयु उतना ही था। ये है सवाल कह रहा है। तो चलिए लिखते हैं n साल पहले, यहीं पे लाइन एक खींच दिया, ये n ईयर्स। पास्ट और प्रेजेंट के बीच के समय की अंतराल कितना है ना? n ईयर्स। तो आज की डेट में प्रेजेंट में बेटा का उम्र जितना है, प्रेजेंट में मान के चलो बेटा का उम्र है x, तो n साल पहले यानी पास्ट में पिता का उम्र कितना होगा? वो भी क्वेश्चन के हिसाब से वो भी x होगा। यही है। फिर आगे चलिए, फिर क्या कह रहा है? जैसे हमको इतना डाटा मिल गया तो पिता का भी निकाल दीजिए वर्तमान एज, यानी x प्लस n, यही है। फिर आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? If the sum of the present ages of the father and the son is 130 years, यानी पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का जो योगफल है कितना ना? 130 साल है। फिर कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी फादर और पुत्र का डिफरेंस कितना है, यही कह रहा है, यही ढूंढने के लिए कह रहा है। ये जो सिंबल मैंने दिया हूं ना, डिफरेंस वाला दिया हूं, पिता और पुत्र का आयु का अंतर कितना है। ऐसे भी दिखा जाएगा तो पिता आयु में ऐसे भी बड़े होंगे। यहां जरा देखिए, पिता का वर्तमान आयु हो गया x प्लस n और बेटा का जो वर्तमान आयु हो गया x। तो पिता और पुत्र में आयु का अंतर कितना दिख रहा है? देखो दोनों में तो x है, सिर्फ यही एक्स्ट्रा दिख रहा है n, यानी पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में जो डिफरेंस है वो है n ईयर्स। और यहां देखिए व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी पिता और पुत्र के बीच में जो आयु का अंतराल वो कितने साल है, ये सारे ऑप्शन में दे रखा है। यही चारों में से, ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है, यही 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन n के जगह बैठेगा। चलो हम ढूंढेंगे अभी n के जगह कौन बैठ सकता है। अभी देखिए, मैं जरा इस पर्सन को हटाता हूं, n के जगह कौन बैठेगा देखते हैं। एक एक ऑप्शन लेके चुनेंगे। फादर प्लस सन दैट इज इक्वल टू 130 ईयर्स। फादर डिफरेंस सन, देखते हैं अगर ऑप्शन को मैं यहीं पे 30 डालूंगा, ऑप्शन को, जो पहला ऑप्शन को मैं चुना, फादर और सन के बीच में जो डिफरेंस है 30 साल, मैं डाल दिया ऐसा। ऑप्शन नंबर ए को मैं चुनकर यहीं पर डाल दिया। चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो पिता और पुत्र के बीच में जो उम्र का, आयु का जो डिफरेंस है 30 साल है, लेकिन दोनों का आयु का समेशन कितना है? 130, और डिफरेंस आ गया 30। तो पिता का कितना होना चाहिए? पिता का होना चाहिए 80 और पुत्र का होना चाहिए 50। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। देखिए 80 और 50 को जोड़ दीजिए, 130 हो रहा कि नहीं? 130 हो रहा। और डिफरेंस देखिए तो 80 से 50 जाएगा 30, है या ना? यही कह रहा है ना।
फिर और एक कंडीशन लिखा है, यहां देखिए, माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज एन ईयर्स बैक, यानी एन साल पहले मेरा जो आयु, मेरा पुत्र का आयु का 4 गुना के साथ बराबर होगा। ये भी एक कंडीशन दे रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं अभी वो कंडीशन सैटिस्फाई होगा या नहीं होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। देखते हैं, यानी एन के जगह हम कितने लिए 30 साल, तो 30 साल पहले चलिए। 30 साल अगर पहले चलेंगे तो बेटा का आयु कितना हो जाएगा, बेटा का आयु हो जाएगा 20। अरे बेटा का आयु मैं 50 लिया हूं फिलहाल, 30 साल पहले कितना होगा, चले जाइए 30 साल पीछे, तो होगा कितना 20। और वो कह रहा है बेटा का आयु के साथ 4 गुणा कर दीजिए। बेटा का आयु कितना है 30 साल पर 20, उसी के साथ 4 गुणा कर दीजिए। देखिए तो आज की डेट में पिता का आयु के साथ बराबर हो रहा कि नहीं, 20 × 80 बराबर तो हो गया। आज की डेट में पिता का आयु हम लिए है 80, बराबर तो हो गया। इसका मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इस वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 इयर्स। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Consider the following: weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. If the average weight of the women is 63 kg, then what is the average weight of the boys? निम्नलिखित पर विचार करिए। बालकों का वजन 7, बालिकाओं का वजन 3 बराबर 3, अच्छा बालकों का वजन बराबर 7, वेट ऑफ 6 बॉयज, 6 बालकों का वजन बराबर 7 बालिकाओं का वजन बराबर 3 पुरुषों का वजन बराबर 4 महिला का वजन। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 kg है तो बालकों का औसत वजन क्या है। चलिए मैं जरा सा लिखता हूं, मैं इसे लिख रहा हूं W ऑफ, इसे ब्रैकेट में कह दे रहा हूं ऑफ 6 बॉयज, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। W का मतलब है वेट, वजन, 6B का मतलब है 6 लड़का 6 बॉयज बराबर वेट ऑफ 7 गर्ल्स बराबर वेट ऑफ 3 मैन बराबर वेट ऑफ 4 वीमेन। यही कह रहा है, यही कंडीशन दे रखा है। फिर आगे कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ द वीमेन इज 63 kg, यदि महिलाओं का औसत वजन 63 kg, ये जो महिलाओं का औसत वजन मैं पे लिख रहा हूं, एवरेज वेट ऑफ वीमेन इज इक्वल टू 63 kg। ये लाइन को जरा सा आप लोग समझिए, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। The average weight of women is 63 kg. It means हर women यानी हर महिलाओं की वजन है 63 kg, यही कहना चाहता है वो। मैं पे लिख रहा हूं, यानी एक महिला की जो वजन है 63 kg, यही कह रहा है। इसका जो मीनिंग है यही। अभी ऐसे कितना महिला है, देखिए तो 4 महिलाएं हैं, तो 4 महिलाओं की वजन कितना हो जाएगा 63 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 4 × 12, 1 4 × 26, 1 25, 252 kg, यानी 4 महिलाओं की जो वजन आ गया 252 kg। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज, लड़कों की औसत आयु को ज्ञात करें। जरा सा यहां देखिए 4 वीमेन का तो मैं निकाल दिया हूं 252 किलो, और यहां देखिए 6 लड़कों की जो वजन बराबर 4 महिला की वजन। 4 महिला की वजन अगर 252 किलो है तो 6 लड़कों का भी वजन कितना किलो होगा, वही 252 kg। तो मैं थोड़ा सा हटाता हूं, मेरे लिए स्पेस कम पड़ गया, तो यहीं पे लिख रहा हूं
6 लड़कों का वजन हो जाएगा कितना ना 252 केजी। लेकिन वो पूछा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज, यानी लड़कों की औसत वजन, इसका मतलब हर एक लड़का का वजन को ज्ञात करें। तो हर एक लड़का का वजन कितना होगा, देखिए 6 लड़कों का वजन है 252 केजी, तो एक लड़का का वजन कितना हो जाएगा 252 बट्टे 6, यानी कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 1 6 दूने 12 केजी। यानी एक लड़का का वजन है 42 केजी, अर्थात लड़कों का जो औसत वजन है 42 केजी। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 42 केजी, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस आज हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में फिर आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।